ये सवाल है, ये अच्छा सवाल है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने एपीआईज पढ़ी थी और हमने सिंपल एक रिएक्ट में वो कार्ड्स बना लिए थे थ्रू राउटर्स भी, उसमें राउटर का भी यूज़ था थोड़ा सा। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने वो तो यूज़ नहीं किया ना यूआरएल पैरामीटर, जस्ट हमने एक्सिस यूज़ किया था। ठीक है, सही है। तो काफ़ी सिंपल सा काम है, इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक जो आपने काम सीखा है, जिसमें आप लोगों ने कंपोनेंट बनाना, नेस्टेड कंपोनेंट बनाना, उसके बाद राउटर्स और क्या था, बस ये था प्रॉप्स थे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी जस्ट एक वेबसाइट या एक रिएक्ट डैशबोर्ड बनाने का काम है, सही है। लेकिन हमने एक चीज़ सीखी थी कि रिएक्ट की सबसे ख़ास बात क्या है, डेटा। अब प्रॉब्लम यह है कि डेटा सिर्फ यूज़र के पास तो नहीं होगा, सही बात है ना। वो डेटा आएगा कहाँ से, और सारा डेटा आप वेबसाइट में भी नहीं रख सकते क्योंकि डेटा सेंसिटिव होता है, आप सबको अपना डेटा थोड़ी दे दोगे। तो हम लोग रिएक्ट को सर्वर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। रिएक्ट वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है वो होता है कि हम उसको कब सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। यही एक लिमिट होती है कि जब आप डिसाइड करते हो कि आपने रिएक्ट को इस्तेमाल भी करना है या नहीं, क्योंकि आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप तो आती है। अब आपके पास कोई काम लेकर आता है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो आप ठक से करके रिएक्ट पे नहीं जाओगे, सही है। ये आपको देखना होता है कि क्या आपको रिएक्ट की ज़रूरत है। अब वो कैसे पता लगता है कि रिएक्ट की ज़रूरत है या नहीं? अगर किसी भी किस्म का डेटा सर्वर से उठाना है तो आप समझ जाइए कि रिएक्ट इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रिएक्ट उसको बहुत आसान कर देती है सर्वर से डेटा उठाना और उसको यूज़ करना। अगर आपको दिख रहा है कि भाई सर्वर से कोई डेटा नहीं लेना है, तो रिएक्ट इस्तेमाल करने का कोई तुक ही नहीं है, आप रिएक्ट इस्तेमाल करें ही ना। सिंपल आप अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक रहें और अपना काम ख़त्म करें। ये सबसे सिंपलेस्ट भी होगा और अगला बंदा भी समझेगा कि आपको काम सही आता है। आप अगर हर जगह पे रिएक्ट इस्तेमाल कर देंगे तो ये भी सही नहीं है। तो अब सर्वर से डेटा उठाना इतना इंपॉर्टेंट है रिएक्ट की वेबसाइट्स में। सर्वर तो सब समझते हैं ना कि सर्वर हमारा एक सेंट्रल सोर्स होता है जो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी कंप्यूटर में पड़ा हुआ होता है। अब वो कंप्यूटर गूगल का हो सकता है, वो कंप्यूटर AWS अमेजोन का हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो सकता है। हमारा वहाँ पे सारा सिस्टम लगा हुआ है जहाँ पे डेटाबेस है। अब वो हमें डेटा देता है जो हम डेटा मांगते हैं। अब वो सारा काम भी हम करेंगे कि ये सर्वर कैसे बनता है, वो कैसे डेटा आपको ला के देता है, क्योंकि ये भी आपके कोर्स का ही हिस्सा है जो कि आपका Node.js है। अभी बस हम इतना पढ़ रहे हैं कि हम लोग उस सर्वर से डेटा रिसीव कैसे करेंगे। तो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जिस तरीके से अगर आप दो दोस्त हैं तो आपस में बात करने के लिए आप जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस है, अब कॉल और मैसेज करने के लिए आपके पास व्हाट्सएप है। इसी तरीके से हमारे पास रिएक्ट में हमें कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सर्वर से बात करने के लिए जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या था, एक्सियोस। एक्सियोस एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी का क्या मतलब है कि आपको इसको इंस्टॉल करना लाजमी है। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं मिलती। जो आपके पास इंटरनल लाइब्रेरीज होती हैं उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं होता, वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो ज़रा हम देखते हैं कि एक्सियोस इस्तेमाल कैसे होगी। उससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, मेथड्स, HTTP मेथड्स। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है, भले वो आप कहीं भेज रहे हैं या कहीं से रिसीव कर रहे हैं, तो उसके दो पॉपुलर मेथड है, तरीक़ेकार है। पहला तरीका क्या है, गेट। दूसरा तरीका क्या है, पोस्ट। गेट मेथड की खास बात क्या थी कि उस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, सर्वर से डेटा रिसीव करते हैं। पोस्ट का क्या खास बात थी, भेजते हैं, सही है। एक से हम डेटा रिसीव कर रहे हैं, गेट, जो कि उसका लफ्ज़ खुद बता रहा है आपको कि गेट करना। दूसरा लफ्ज़ पोस्ट आपको खुद बता रहा है कि जैसे आप एक लेटर पोस्ट करते हैं या कोई पार्सल पोस्ट करते हैं तो वो आप डेटा भेजेंगे, पोस्ट करेंगे। तो दो मेथड्स हैं।
इन मेथड्स को अब Axios में कैसे इस्तेमाल करेंगे? Axios हमने देखा था कि एक HTTP क्लाइंट लाइब्रेरी है। बात समझ आई कि HTTP मेथड इस्तेमाल करने हैं मुझे React के अंदर, तो लाजमी सी बात है मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ एक लाइब्रेरी चाहिए, एक फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैंने Axios इस्तेमाल किया। अब Axios के पास वो सारे HTTP मेथड्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इस वक्त तो हम सिर्फ दो पढ़ रहे हैं, गेट और पोस्ट। उसको इस्तेमाल करना इतना आसान है कि आपने पहले Axios को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। अब तक आपने जितनी React पढ़ ली है ये तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, सही है। ये Axios किधर से आ रहा है? नहीं, ये चीज कहाँ से? ये पैकेट.json से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ये नोड मॉड्यूल से आ रहा है। जब हमने जावास्क्रिप्ट, बल्कि जावास्क्रिप्ट का एंड हुआ था और रिएक्ट का स्टार्ट हुआ था, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसके पास जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर होता है उसका पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास अगर कोई लाइब्रेरी नोड मॉड्यूल में पड़ी है तो सिर्फ उसका आप नाम लिख दो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इंपोर्ट कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप रिएक्ट राउटर डोम को इंपोर्ट कर रहे थे। रिएक्ट राउटर याद है? तो Axios इंपोर्ट हुआ नोड मॉड्यूल से। इसकी फाइलें अगर आप नोड मॉड्यूल्स में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, एक पूरा का पूरा इसका फोल्डर होगा Axios के नाम का। उसके बाद हम अब Axios इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Axios के पास वो HTTP मेथड होंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। जो पहला मेथड है वो कौन सा है? गेट। अब आपने गेट पढ़ा तो आप एक बात समझ गए होंगे कि हम करने क्या वाले हैं, सर्वर से डेटा रिसीव करने, मंगवाने वाले हैं। अब सर्वर से डेटा मंगवाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है? API URL। API इस पूरे सिस्टम का नाम है। बात समझ आ रही है? अगर आप बोलते हैं ना API, तो आप कह रहे हैं कि मुझे एक पूरा एक सिस्टम चाहिए। आपको पूरा सिस्टम नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? API URL। यानी कि वो API कहां पड़ी है बस मुझे वो बता दो। क्योंकि मैंने आपको URL का मतलब तो समझाया था कि URL का मतलब क्या होता है कि इसके पीछे एक IP है। वो IP उस सर्वर की IP है जहां पर ये पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। अब ये पूरा लिखा हुआ है api.github.com/users। इसका मतलब है कि api.github.com, इसके पीछे एक IP होगी। जिस तरीके से आपके हर कंप्यूटर की IP है, आपके मोबाइल फ़ोन की IP है, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या होती है? IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसी तरीके से ये जो डोमेन नेम होती है इसके पीछे भी क्या होती है? एक IP। ये बस एक रजिस्ट्री होती है। जिस तरीके से आपका वेरिएबल नेम होता है ना, ये एग्जैक्टली उस तरह से रजिस्ट्री है जिसको हम लोग डोमेन रजिस्ट्री भी कहते हैं। आप अगर किसी वेबसाइट, जैसे नेमचीप है, नेमचीप किसी नाम सुना है? GoDaddy, ये कहलाती है डोमेन रजिस्ट्री। ये लोग क्या करती हैं कि इनके पास भी एक सर्वर होता है, बस वो ये वेरिएबल सेव रखता है कि अगर कोई github.com के पास आता है तो उसको कौन सी IP भेजनी है, बस इनका ये काम होता है। इसी चीज़ के ये लोग आपसे पैसे लेते हैं। इसको हम लोग दूसरी ज़बान में डोमेन रजिस्ट्री भी कहते हैं कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जहां पे ये लिखा हुआ है कि कौन से डोमेन के अगेंस्ट में कौन सी IP भेजनी है। बात समझ आ रही है? तो जब भी आप गूगल पे लिखते हैं, क्रोम पे लिखते हैं, ब्राउज़र पे लिखते हैं, फर्ज करें youtube.com, जब आप youtube.com लिखते हैं तो वो सबसे पहले जाता है डोमेन रजिस्ट्री के पास। डोमेन रजिस्ट्री से पूछता है कि भाई ये नाम है, इसके बदले में कौन सी IP है, कहाँ जाना है, तो वो उसको वो IP भेजता है और वो आपके पास डायरेक्टली उसके पास उस IP में ले जाता है। किसी को FTP क्लाइंट का पता है? FTP, काउंटर स्ट्राइक किसी ने गेम नहीं खेले? काउंटर स्ट्राइक का सर्वर जो बनता है किस प्रोटोकॉल पे बनता है? बड़ी बात है, सर्वर्स नहीं बनाते काउंटर स्ट्राइक के, तो उस पर कभी देखा है कि वो लिंक पे क्या लिखा हुआ होता है? चलो छोड़ो। तो Axios.get जो हमारे पास है, गेट मेथड है, उसको हम लोग API का URL बता रहे हैं। API URL के दो कंपोनेंट है यहाँ पर। पहला कंपोनेंट उसका डोमेन नेम है api.github.com, उसके बाद क्या है? /users। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, ये राउट है। इसका मतलब है कि इस डोमेन पे जाओ, इस डोमेन पर ये वाला राउट होगा, यहाँ पर जाओ। अब इस राउट पे अगर तुम्हें कोई डेटा वापस आए, बात समझ रहे हैं? हमारे पास .get के बाद क्या था? .then और .catch। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बेसिकली ये क्या हो रहा था? Axios
डॉट गेट, और ये एक फंक्शन है, डॉट देन ये भी एक फंक्शन है, और उसके बाद क्या है, डॉट कैच, ये भी एक फंक्शन है। तो हमारे पास एक चेन ऑफ फंक्शंस है, पहले ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। लेकिन इधर एक टेक्निक है, गेट अगर आप कोई यूआरएल पास करते हैं और एक्सियोस इस यूआरएल पे जाता है और चेक करता है कि उसको डेटा चाहिए, अगर उसको डेटा रिसीव हो जाता है, मतलब डेटा मिल गया, किसी को याद है डेटा मिल जाना यानी कि प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाने का स्टेटस कोड क्या था? 200। फेलियर का स्टेटस कोड क्या होता है? 404। किसी को पता है 500 किसका स्टेटस कोड है? क्या? इंटरनल सर्वर एरर का कोड है 500। तो 200 अगर स्टेटस कोड आया, इसका मतलब है कि आपको सक्सेसफुली डेटा मिल गया, तो क्या चलेगा? देन अगर गेट पे मिला 404 यानी कि उसको डेटा नहीं मिला, सर्वर पे कोई मसला हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, या सर्वर कहता है कि भाई ये लिंक तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ भी हो गया, तो गेट से वो डायरेक्टली क्या चलाएगा? कैच। इससे पता लगता है कि आपके पास आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई या फेल हुई। अब जरा इसको थोड़ा समझें क्या होता है यहाँ पे। आपके पास लॉगिन आपने देखा है, लॉगिन आपने देखें, आप लॉगिन जब करते हैं तो अगर आपका पासवर्ड गलत होता है तो ऊपर मैसेज आ जाता है इनवैलिड पासवर्ड, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो दूसरे पेज पे चला जाता है। ये सेम जो फंक्शनैलिटी है वो हम इन दोनों के थ्रू ही करते हैं रिएक्ट में। अगर वो सर्वर जो है आपको 200 भेज देता है, 200 स्टेटस की बात कर रहा हूँ, और 200 का मतलब क्या था? सक्सेसफुल। यानी कि सर्वर कहता है कि बेहतरीन ये यूज़र हमारे पास है, इसका पासवर्ड भी सही है, तो वो जवाब आया सक्सेसफुल, तो वो क्या चल जाता है? देन। और देन में हम लोग राउटर लगा देते हैं कि भाई इसको मेन डैशबोर्ड पे ले जाओ। अगर किसी भी वजह से नहीं चला, सर्वर ने बोला कि ये इसका पासवर्ड गलत है, इसका यूज़र गलत है, कुछ भी, तो क्या चल जाता है? कैच। और कैच में हम लोग ये लिखते हैं कि स्क्रीन पे दिखा दो कि तुम्हारा पासवर्ड या यूज़र नेम गलत है। समझ रहे हैं? इस तरीके से हम लोग सारी फंक्शनैलिटी बनाते हैं। और दूसरी चीज वाकई एक इफ एल्स है। इफ तब पास होगा जब आपके पास डेटा आ जाएगा, जब इफ चलेगा तो मतलब देन चलेगा। अगर डेटा नहीं आया तो जाहिर सी बात है इफ की कंडीशन फेल हो जाती है, तो कौन सी कंडीशन चल जाएगी? कैच। किसके अंदर? ये बेसिकली इसके आउटपुट में है, इसका जो आउटपुट आपके पास आता है उसमें होता है। लेकिन ये अगर आप इसको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक ये गेट का ही आउटपुट है। सही है? तो बेसिकली ये चेनिंग हुई भी है, मतलब दोनों, अगर आप एक एग्जिस्ट डॉट गेट को एक वेरिएबल में सेव करें, फिर उस वेरिएबल को डॉट देन लगाएं, डॉट कैच लगाएं, तो भी बात एक ही है। ये चेनिंग है एक तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। अब ये जो दो फंक्शंस हैं, ये तो आपके पास रिसीव करता है क्या? URL। अब ये जो दो फंक्शंस है क्या रिसीव करते हैं? कॉल बैक फंक्शंस। क्या रिसीव करते हैं? कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है? एक सिंपल फंक्शन ही होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। ये बात समझ आ रही है? एक खाली फंक्शन इसको पास कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक खाली कुछ फंक्शन पास कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों क्या रिसीव कर रहे हैं? एक फंक्शन। अब ये जो फंक्शन होता है, ये वाला फंक्शन कौन चलाएगा? ये फंक्शन कौन चलाएगा? ये अच्छा सवाल है। ये फंक्शन कौन चलाएगा? रेस? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ये फंक्शन चलेगा कब? सही है, मतलब डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन को चलाने वाला फंक्शन कौन सा है? देन चलाने वाला फंक्शन है ये वाला। अगर आप इसको ज़रा सोचें अपने दिमाग में, तो ये कुछ क्या हो रहा है? एक फंक्शन है किस नाम का? देन। इस फंक्शन को हम लोग पास कर रहे हैं एक और कॉल फंक। एक क्या पास कर रहे हैं हम लोग? कॉल फंक, यानी कि कॉल बैक फंक्शन का मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये जो देन का फंक्शन है ये कॉल कर रहा है इस कॉल फंक फंक्शन को, और इसको पास कर रहा है क्या? रिस्पॉन्स। ये बात समझ आ रही है?
एरर। ये चीज समझ आ रही है? ये वाला जो काम हुआ हुआ है बेसिकली सेम है इसके। ये बात थोड़ी समझ आ रही है? फंक्शंस पढ़े जावास्क्रिप्ट में, तो कॉल बैक फंक्शन यही तो होता था कि एक मेन फंक्शन है, उसके पास जो एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन पास होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन। और ये जो मेन फंक्शन है ये इसको क्या पास कर रहा है? रिस्पॉन्स, यानी कि जो वो डेटा रिसीव करना चाहता है। यहां पे मैंने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, यहां पे मैं डायरेक्टली क्या पास कर रहा हूं? कॉल बैक फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी मैंने ये देन का फंक्शन बनाया है। अब इस मुझे देन के फंक्शन को चलाना होगा तो मैं पहले क्या लिखूंगा? देन नाम लिखूंगा, एक पैरेंथेसिस दूंगा। अब पैरेंथेसिस दूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि अब इसको पास करना है आपने क्या? फंक्शन। ये आपको जावास्क्रिप्ट खुद बता रहा है कि क्योंकि आपने इसको यहां पे फंक्शन बनाया हुआ है, तो अब आप यहां पे उसको फंक्शन पास करोगे, तो मैं उसको ये चीज कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? और मुझे पता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या पास करेगा? रिस्पॉन्स। इसको जब चलाएगा तो वो इसको क्या पास कर देगा? रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को मैं इधर इस्तेमाल कर सकता हूं। नहीं, ये हम RES एज अ स्टैंडर्ड देते हैं, ज़रूरी नहीं आप कुछ भी दे सकते हैं। ये बात समझ आई? इसी तरीके से जब हम लोग एक्सियोस इस्तेमाल करते हैं तो एक्सियोस में जब हम देन दे रहे हैं तो देन को हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम मैप, फिल्टर, फॉर ईच को भी हम एक कॉल बैक फंक्शन देते थे। अगर आप ना ये याद करें तो यूज़र एक एरे है, ठीक है, और एरे मेथड क्या है? मैप। याद है? इस मैप फंक्शन को भी हम क्या पास करते थे? कॉल बैक फंक्शन। और हमें ये भी पता है कि मैप जो है क्या पास करता है अपने फंक्शन को? आइटम। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो देन है ये अपने कॉल बैक फंक्शन को क्या पास करता है? रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम इसको RES ही लिखेंगे, तो जरूरी नहीं है। आप इसको ABC लिखें, XYZ लिखें, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये सिंपल एक वेरिएबल है। लेकिन जो वेरिएबल आप यहां पास करोगे वही इसकी बॉडी में भी पास करोगे, बात सिर्फ सेम है। लेकिन बाय स्टैंडर्ड हम इसको क्या लिखते हैं? RES, क्योंकि ये बताने के लिए कि ये क्या चीज है? रिस्पॉन्स। किस चीज का रिस्पॉन्स है? उस URL का जिस सर्वर पे आपने अभी अभी हिट किया है। उसके बाद जो डॉट कैच है ये अपने फंक्शन को क्या पास करता है? ERR। ERR बेसिकली फुल फॉर्म है एरर का, क्योंकि मुझे पता है कि कैच हमेशा कब चलेगा? जब कोई एरर आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि उस एरर को मुझे पिक करना है। बात समझ आ रही है? देन तब चलता है जब कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। अब वो रिस्पॉन्स आ तो गया, अब लेकिन उस रिस्पॉन्स को मुझे इस्तेमाल भी तो करना है। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बना रहा हूं, और उस कॉल बैक फंक्शन को पैरामीटर में क्या मिल जाता है? रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारा नीचे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। वैसे अगर हम लोग इसको काम करें, इसको थोड़ा सफाई करें, तो हम कह सकते हैं लेट URL इट इज इक्वल्स टू, ये वाला मेरे पास सारा जहां पे आ जाएगा, और ये वेरिएबल हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। सही है? हम एक और काम कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इन केस ऑफ रिस्पॉन्स। इन केस ऑफ रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? जो डेटा रिस्पॉन्स में आ रहा है वो किस में सेट हो जाए? जो कि मैंने एक यूज स्टेट ऊपर बनाई हुई है। इसका मतलब है कि अब इस कॉल बैक फंक्शन को चलाने का कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह पे मैं सिंपली क्या दे सकता हूं? ठीक है। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, मैं इसको बोलता हूं इन केस ऑफ एरर, और इसमें मैं ERR मुझे मिलेगा, और ERR के वक्त मैं क्या कर रहा हूं? कंसोल लॉग कर रहा हूं। तो ये मेरा कंसोल लॉग हो गया। अब इसका मतलब है कि मुझे ये वाला फंक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? इन केस ऑफ एरर।
अब आपने देखा कि हमने डॉट देन डॉट गेट डॉट कैच को एक ही लाइन में हम ले आए। फ़र्क सिर्फ क्या था कि पहले हम यहाँ फंक्शन डायरेक्ट पास कर रहे थे, डायरेक्ट बना रहे थे, अब यहाँ पे फंक्शन अलग अलग से बना हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों तरीके हैं, आप ऐसे कर लें या जैसे पहले कचरा हुआ था वैसे कर लें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बाय स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, उसमें आपको नॉर्मली डायरेक्टली फंक्शन कॉल बैक में देना होता है। ठीक है, आप URL को अलग से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये जो URL है ना, ज़रूरी नहीं कि आप इसको यहाँ डिफाइन करें, आप एक वेरिएबल बनाएं और उसके पास करें, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि URL आपकी कभी भी बदल सकती है सर्वर की। किसमें? बेसिकली ये वेरिएबल यहाँ बनता ही नहीं है, वो कहीं और बनता है, तो हम उसको वहाँ पे देखेंगे कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो इसमें सेव हो रहा है, लेकिन हम लोग ये काम कर लेते हैं कि यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी याद ताज़ा करते हैं रिस्पॉन्स। और ये जो सारा कोड है इसको हम फ़िलहाल कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए h1 लिख देते हैं, डेटा रिसीव्ड। अच्छा, इसका मैंने users.jsx का कुछ ना कुछ राउट बनाया था, /users। अब हम अगर कंसोल पे देखेंगे इसको देखते हैं। अभी आपके पास क्या रिसीव हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में आपको क्या रिसीव हो रहा है? डेटा। और उस डेटा में कितने आइटम्स हैं? 30। इसका मतलब है कि डेटा रिसीव हुआ तो ये कौन सा वाला राउट चला है? ये देन चला है। डेटा रिसीव होने का क्या मतलब है? क्या चल गया? यानी ये वाला चल गया, ये कंसोल लॉग रेस्ट चला, और दूसरा क्या चला? सेट यूजर। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा आ गया। अब इस रेस्ट के अंदर क्या ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है इस रेस्ट में। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, कॉन्फ़िग की प्रॉपर्टी है, डेटा की प्रॉपर्टी है, हेडर्स की प्रॉपर्टी है, रिक्वेस्ट, स्टेटस और स्टेटस टेक्स्ट, ये सब कुछ हमारे पास रिसीव हुआ है। ठीक है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है? डेटा। ये आपका डेटा है जो आपको चाहिए था। बाकियों का क्या नाम था? मेटा डेटा। क्या कहते हैं उनको? मेटा डेटा बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो आपका मेन डेटा की सपोर्ट में आता है। ये आपने मेटा टैग देखा है HTML में? हेडर्स के हेड के ऊपर अंदर होता है। तो मेटा बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी सर्च इंजन, जो आप जैसे आपका गूगल है, उसको बताता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है। आप देखते हैं जब आप गूगल खोलते हैं तो वेबसाइट्स के शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस आ रहे होते हैं, ये बेसिकली उस मेटा टैग से ही आ रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें एक मसला हो रहा है, ये इतने ज़्यादा क्यों चले? किसी को समझ आ रही है बात? क्या? सही है, करेक्ट। हो क्या रहा है कि कंपोनेंट चला, ठीक है, कंपोनेंट axios.get पे आया, उसने इस URL से डेटा उठाया, डेटा उठाने के बाद उसने क्या किया? सेट यूज़र। अब सेट यूज़र कौन सा फंक्शन है? ये स्टैट फंक्शन है, ये यूज स्टेट है। अब यूज स्टेट का वेरिएबल चेंज हुआ, यूज स्टेट का वेरिएबल बदला, तो उसके नतीजे में रिएक्ट क्या करता है? कंपोनेंट रीलोड हुआ। कंपोनेंट रीलोड हुआ, वो लाइन नंबर 30 पे दोबारा पहुंचा, फिर क्या करेगा? वो दोबारा चलाएगा। इसको जरा आप उससे पढ़ें। तो इसका मतलब है इसका क्या हल होना चाहिए था? यूज इफेक्ट। और शायद जब हम लोग यूज इफेक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि प्राइमरीली यूज इफेक्ट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेटा जब हम रिसीव कर रहे होते हैं सर्वर से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार डेटा
रिसीव हो रहा हो, हम चाहते हैं कि जैसे ही कंपोनेंट चले तो सिर्फ एक दफ़ा उसका डेटा रिसीव हो। तो हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। यूज़ इफेक्ट में हम लास्ट में क्या लगाते हैं, एम्प्टी एरे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि कितनी दफ़ा चले, एक बार चले। उसको हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या देते हैं, कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में वो सारा कोड लिखना होता है जो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बार चले। तो ये बेसिकली ये पूरा कोड है जो मैं चाहता हूँ एक दफ़ा चले। तो मैंने इसको कट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस पे आते हैं, पेज रिलोड नहीं, इस पे आते हैं। एक मिनट, पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा काम वैसे ही कर रहा है जैसे हमें चाहिए था। तो जब हम कंसोल पे आए, ये हमें एक एरर दे रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ की प्रॉपर्टी। वो हमें पता है, हमने सारा हैंडल किया हुआ था, लेकिन कल उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन मज़े की बात क्या है कि अब ये ऑब्जेक्ट एक दफ़ा आया। उसकी वजह क्या थी कि हमने क्या इस्तेमाल किया, यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल किया। तो यूज़ इफेक्ट एक दफ़ा चला और उसने एपीआई से डेटा भी एक दफ़ा लिया और आपका काम हो गया। अब ये एक दफ़ा ही डेटा उठाएगा और एक दफ़ा ही डिस्प्ले करेगा, तो हमारा कोई इशू नहीं बना। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो हो ना वो रियल टाइम हो। सही है, हमारा डेटा क्या हो, रियल टाइम डेटा हो। तो ऐसे केसेस में आपके पास दो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के, एक सेट टाइम आउट का फंक्शन है और एक सेट इंटरवल का फंक्शन है। सही है, आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा कि ये दोनों फंक्शन कब कब हमें यूज़ करने चाहिए और इनका क्या फ़ायदा है। जो अभी आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक फंक्शन है सेट इंटरवल का। JS में अगर आप इसको देखें तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा फंक्शन है, नेटिव जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। और इसका काम ही क्या है कि हर ये जो आपके पास वैल्यू होती है ये होती है मिली सेकेंड्स में। मिली सेकेंड का क्या मतलब है कि एक सेकेंड में कितने कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, 1000। तो ये 1000 का क्या मतलब है, एक सेकेंड। तो बेसिकली इसका जो पहला नंबर है ये आपका सेकेंड है। अगर आप इसको ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे तो आपके पास इसने पूरा कोड वैसे लिखा हुआ है। ये मेरी स्क्रीन नहीं चल रही, इसको ज़रा आप गौर करेंगे तो ये हर एक सेकंड के बाद क्या लिख रहा है, हेलो, क्योंकि उसने क्या लगाया हुआ है, सेट इंटरवल। इससे सेट इंटरवल लगाया हुआ है और सेट इंटरवल में एक फंक्शन पास किया हुआ है। वो फंक्शन सिंपली क्या करता है कि ये जो आपका एलिमेंट है, सही है, एलिमेंट कौन सा जिसकी आईडी क्या है, डेमो, उसमें प्लस कर दो क्या, हेलो। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो रही है, ये लफ्ज़ सुना है पहले, ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहा है, यानी कि जो पहले स्ट्रिंग यहाँ लिखी हुई थी उसके अंदर क्या ऐड कर दे रहा है, हेलो। लेकिन उसके कॉमा के बाद वो क्या उसने लिखा हुआ है, 1000। अब क्योंकि ये सेट इंटरवल है और उसके बाद उसका इंटरवल टाइम क्या है, 1000 है, तो ये हर 1000 के बाद क्या होगा, चेंज होगा, रिफ्रेश होगा। बात समझ आ रही है? तो उस पर अब आप डिसाइड करते हो कि आप 5 सेकंड के बाद करते हो। अब जैसे कि मैं इसको कहता हूं कि भाई 1000 नहीं करो बल्कि क्या करो, 5000, यानी कि 5 सेकंड के बाद करो। तो अब हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पे अभी 5 सेकंड नहीं गुजरा, 5 सेकंड के बाद हेलो आ गया, अब 5 सेकंड के बाद दूसरा हेलो आएगा। इस तरीके से हम सेट इंटरवल सेट करते हैं, सही है। तो अब हर 5 सेकंड के बाद वो क्या कर रहा है, फंक्शन को रीलोड कर रहा है। अब आपके पास अगर ऐसा कोई सिस्टम है, कोई ऐसा डेटा है जिसमें आप चाहते हैं कि वो आप बार बार चले, तो आपके पास क्या होता है, सेट इंटरवल होता है, सही है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रियल टाइम डेटा का इशू है, रियल टाइम डेटा आपने करना है, तो उसमें एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है वेब सॉकेट जिसे हम कहते हैं, सॉकेट आईओ। सॉकेट आईओ को आप पढ़िएगा। ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये आपके पास ये इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जहाँ पे अगर आप कहीं पे कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें कहीं जाए। अब इसमें सेट इंटरवल का मसला ये है कि आपको कोई ना कोई इंटरवल बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डेटा मैं कब चेंज करूँगा, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। ये आपको सेकंड का टाइम जो है
बताना पड़ेगा। एक और टेक्निक होती है जिसे हम वेब सॉकेट्स कहते हैं, तो उसकी सबसे पॉपुलर एक लाइब्रेरी है सॉकेट आयो। तो अगर आपको बॉस आपका कहता है कि नहीं भाई मेरे को इंटरवल नहीं चाहिए, मुझे रियल टाइम चाहिए, रियल टाइम का मतलब होता है जैसे ही सर्वर पे चीज़ चेंज हुई वो आपके पास भी चेंज हो गई, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉकेट आयो। ये वेब सॉकेट टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आप सर्वर से हर वक्त कनेक्टेड होते हैं, जैसे ही सर्वर पे कोई चीज़ चेंज होती है वो आपकी एप्लीकेशन पे भी चेंज हो जाती है। तो ये वेब सॉकेट टेक्नोलॉजी है, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। अगर आपके पास इसकी रिक्वायरमेंट आती है तो कम से कम आपको इसका नाम पता है कि ये काम कैसे होता है। तो इंशाल्लाह तब तक आप इतने तो काबिल बन जाओगे कि आप खुद ही थोड़ी एक यूट्यूब की वीडियो देखो और आपको पता लग जाए कि सॉकेट आयो यूज़ कैसे करते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा आपके यूज़ केसेस हो सकते हैं जब आप एक प्रोफेशनल दुनिया में काम कर रहे हो। जैसे कि एक होता है कि आपको एक PDF दिखानी है, सही, हज़ारों यूज़ केसेस हैं। आपको एक वीडियोज़ दिखानी है, आपको कोई ऑडियोज़ चलानी है, तो उसका आपको यही हल है कि आप इंटरनेट पे जाएं, उसको सर्च करें। दूसरा ChatGPT आपका जो है वो पेड हो चुका है, तो उस वो हो सकता है आपकी अब हेल्प आउट ना कर सके, बाकी ये वाला काम ऐसे ही होता है। तो हमने देखा कि हमने एक API इस्तेमाल की, उस API से हमने डेटा मंगवाया, उस डेटा को किस में सेव किया, सेट यूज़र, जो कि हमारे क्या था, यूज स्टेट था, यानी कि स्टेट वेरिएबल था। स्टेट वेरिएबल अपडेट हुआ और वो स्टेट वेरिएबल अपडेट होने के बाद हमारे पास कंसोल लॉग हो गया। बात समझ आ रही है? अब इतना हमने बस नहीं किया था, उसके बाद हमने कहा यार ये जो डेटा आ रहा है, ये सारा जो डेटा आ रहा है 30 यूज़र्स का डेटा है, मैं चाह रहा था इस यूज़र्स के डेटा को मैं कहाँ दिखाऊं, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराऊं। उस डिस्प्ले कराने के लिए मैंने क्या कॉपी मारा था, एक बूटस्ट्रैप का कार्ड मैंने कॉपी किया था, और बूटस्ट्रैप के कार्ड में मैंने सिंपली क्या किया था, क्या लगा दिया था, मैप। अब मैप जो है वो किस पे चल रहा है, यूजर्स पे। इसका मतलब है कि जैसे ये सेट यूजर लगेगा उसके बाद ये मैप चल जाना चाहिए। इसको जरा अब हम देखते हैं, और ऐसा ही हुआ। हमारे पास हमने लिखा एक ही कार्ड है, बात समझ आ रही है, हमने कार्ड एक लिखा है लेकिन उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, मैप। तो वो मैप क्या करता है कि आपके पास जितनी एरे होती है, जितनी एरे में आइटम्स होते हैं, वही कोड जो आपने उसको दिया हुआ है वो हर बार वही कोड चलाता है, सिर्फ उसमें वेरिएबल चेंज करता है जहाँ जहाँ आपने आइटम यूज़ किया हुआ होता है। और ये आइटम कहाँ से आता है, आप जो आर्ग्यूमेंट पास करते हो। ये वही वाला काम है जैसे हम देन और कैच में कर रहे थे। देन में हम लोग क्या पास करते हैं, रेस, कैच में हम क्या पास करते हैं, ERR, और हम मैप में क्या पास करते हैं, आइटम। ये कन्वेंशन है, आप इसमें ABC XYZ खुद से कोई भी नाम रख सकते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है ABC, तो यहाँ नीचे भी आपने क्या इस्तेमाल करना है, ABC, क्योंकि ये वेरिएबल की तरह है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, आइटम। अब ये जो काम हुआ है ये रिएक्टिव वे नहीं है, सही है, ये काम सही है, चल रहा है, डेटा आ रहा है, शो हो रहा है, बेहतरीन। लेकिन ये जो कोड हुआ है ये रिएक्टिव वे नहीं है, रिएक्ट में आप ऐसा काम नहीं करते। अब क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कोड रिपीट हो रहा है, क्योंकि अभी कितने यूजर्स हैं हमारे पास, 30, तो हर 30 यूजर्स के लिए ये वाला कोड बार बार चला है। तो रिएक्ट में हमारे पास जो कोड बार बार चलना होता है उसको हम किस में रैप करते हैं, क्या हो गया, रिएक्ट में कौन सी चीज़ है जो हम बार बार यूज़ करते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, रीयूजेबल कोड होता है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कंपोनेंट पढ़ा था। तो हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, मैंने बनाया हुआ है पहले से, उसका नाम क्या है, यूज़र। इस कंपोनेंट का नाम क्या है, यूज़र्स, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक कंपोनेंट है। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो सारा कोड है इधर से काटेंगे, ज़्यादा बेटर है कि हम इसको बंद करें, और हमने ये सारा कोड उठाया और इस डिव को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। बात समझ आई? मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें एक प्रॉप रिसीव होगा जिसका नाम क्या होगा, आइटम। अब मुझे पता है कि मुझे यूज़र्स में आके इस यूज़र्स को क्या करना पड़ेगा,
इंपोर्ट यूज़र, सही है। अब ये जो मेरा मैप का फंक्शन है, अब ये थोड़ा खाली खाली हो गया है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़र। लेकिन अब मुझे इसको एक प्रॉप पास करना है, इसका आईडी क्या है, आइटम, और ये बेसिकली आइटम कहाँ से आ रहा है, आर्ग्यूमेंट से। अब हम ज़रा इसको चला के देखते हैं, तो हमारे पास काम ये चीज़ समझ आई सबको। हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया, सारा कोड उठा के किस में फेंक दिया है, यूज़र में, और इसको डेटा किसके थ्रू पास कर रहे हैं, प्रॉप्स के थ्रू। भाई ये प्रॉप्स मैंने यहाँ पे रिसीव किए हैं, लेकिन प्रॉप्स थोड़ा अलग तरीके से रिसीव किए हैं। जब आप प्रॉप्स रिसीव करते थे यहाँ पे क्या यूज़ करते थे, प्रॉप्स। बेसिकली आपको प्रॉप्स, क्योंकि खुद एक ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिलता है, प्रॉप्स डॉट डेटा, या अभी डेटा नहीं है, अभी की नाम क्या है, आइटम। ये इससे पता लगता है ना, अगर मैं इसको डेटा करूँगा तो डेटा आएगा ना, अभी तो लेकिन क्या लिखा हुआ है, आइटम, तो इसको प्रॉप्स डॉट आइटम मिलेगा। तो बेसिकली ये होना चाहिए, क्योंकि नीचे हर जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है, आइटम। तो मैंने एक नया यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वो किसके बराबर हो गया, प्रॉप्स डॉट आइटम। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इसके बजाय मैंने ये वाला काम किया हुआ था, लेकिन अभी भी काम सही हो रहा है। किसी को याद है ये वाला, जब हमने ये प्रॉप्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, इसको हम प्रॉप्स डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया है कि मैंने यहाँ पे, मुझे पता है कि प्रॉप्स आएगा, और प्रॉप्स किस में होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे पता है क्या मिल जाएगा, आइटम। तो बेसिकली इस आइटम जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये यूं कि एक आइटम आ रहा है जिसकी की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो जब ये वाला प्रोसेस हो जाए तो आप इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में होता है, किसी और लैंग्वेज में मत कर दीजिएगा। तो उसके बाद जब आपने आइटम आ गया आपके पास, तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत कंपोनेंट, नेस्टेड कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस की होगी, उसके बाद जब प्रॉप्स की थोड़ी की होगी प्रैक्टिस, उनको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो बोल रहे होंगे ये बंदा पता नहीं क्या बोला जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। या तो वो सोच रहे होंगे या तो मैं पागल हूँ या ये सारी दुनिया पागल है। ठीक है, तो इस तरह के जज्बात उन बच्चों के उभर रहे होंगे। वो बेचारे अभी सोच रहे होंगे कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं तो तबाह हो गया। कुछ सोच रहे होंगे मैं उसको जवाब, घर जाके क्या जवाब दूंगा। कुछ अपने मसले मसाइल में खो गए होंगे। तो ऐसा बहुत होता है, सही है। हर एक क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक इंसान की अपनी कहानी है, सब चलता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बहुत आप अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो अभी तो ये शुरुआत है। इसके बाद एक्सियोस के बाद जो आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो टॉपिक है, जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सिर्फ कोड देखेंगे तो आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है, सही है। फिर उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि एक कस्टम हुक बनाओ। अभी तक तो आपने हुक सिर्फ इस्तेमाल किया है, सही है। आपने यूज़ स्टेट इस्तेमाल कर लिया, यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल कर लिया, यूज़ पैरम्स इस्तेमाल कर लिया, यूज़ रेफ इस्तेमाल कर लिया। फिर मैं बोलूँगा नहीं, अब अपना एक हुक बनाओ, फिर उसको इस्तेमाल करो, सही है। तो अब तक तो कुछ बच्चों को तो यूज़ स्टेट भी इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होगा। तो ज़रा उन खुद सोचेंगे उस बेचारे के साथ क्या गुजरेगी कि जब मैं बोलूँगा कि अब ये यूज़ स्टेट बनाना तो वो इस्तेमाल करना तो छोड़ दो, अब अपना एक हुक बनाओ और उसको इस्तेमाल करो। तो इस तरह के मसले मसाइल आपके साथ होंगे जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करते। यार ये लाइट क्यों आती है? कहाँ में? अच्छा हाँ, नहीं चलेगी चलेगी।
इस स्विच के साथ कोई फ़ैन कनेक्टेड है क्या? ये असल में फ़ैन जो होता है मोटर है ना, वो स्क्रीन्स के साथ वो करता है, डिस्टर्ब करता है उसको फ़ैन को। अच्छा आप ध्यान दें इधर, थोड़ा टाइम ज़ाया वेस्ट हुआ है। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने एक वेबसाइट देखी थी जो मैंने कहा था नुमान बना रहा है, ये बेसिकली उसका मेन पेज है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग ज़रा इसको देखो। तो बहुत सिंपल सा मेन पेज है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म है वो काफ़ी बेटर है। सही, एक सिंपल सी प्रोफेशनल वेबसाइट है। और मज़े की बात है कि ये इसका मेरा माइलस्टोन भी कंप्लीट हुआ है। सही है, मतलब ये अप्रूव हो गई, क्लाइंट ने रिसीव भी कर ली। और अगर आप देख रहे हैं तो पहले नेटलीफाई का डोमेन था, अब उन्होंने अपना डोमेन दे दिया है bnd.sa, उनकी जो कंपनी का नाम है उन्होंने हमने अटैच कर दिया। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है SSL सर्टिफिकेट। अगर आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये कनेक्शन इज सिक्योर भी आ रहा है। इसका मतलब है क्या, हाँ चेंजेस किए हैं। तो ये बेसिकली अब जो वेबसाइट है आप देख रहे हैं कि ये हम डिलीवरी के वक्त ऐसे लगाते हैं कि उसका डोमेन नेम अटैच्ड है और उसके बाद SSL भी है। SSL का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे लॉक नज़र जो आ रहा है आपको, ये SSL कहलाता है। तो SSL आपका अप्रूव होना चाहिए, सिक्योर्ड आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका SSL नहीं होता तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कनेक्शन इज इनसिक्योर या नॉट सिक्योर्ड। तो ये होना चाहिए। तो जब तक आपका इस कंडीशन में वेबसाइट नहीं होती तो आपका क्लाइंट अप्रूव नहीं करता, आपका माइलस्टोन नहीं होता। लेकिन ये एक प्रॉपर अप्रूव्ड वेबसाइट है। अगर आप देख रहे हैं तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। और मज़े की बात है कि ये 2-2.5 घंटे में बनाई गई है ये पूरा पेज। सही है, और नॉर्मली टाइम हम लोग इतना ही लेते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये फिग्मा डिज़ाइन था, उसको उठा के लगा दिया गया है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह जब आप एक फील्ड वर्क पे आएंगे तो आप भी ये एक्सपेक्ट करें कि आप इस लेवल की वेबसाइट्स बनाएंगे। हालांकि ये बहुत सिंपल वेबसाइट है, इसमें कोई शशका नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल एक कंपनी की लैंडिंग पेज है। क्या नहीं 5 अपवर्क का प्रोजेक्ट। और मज़े की बात है ये रिकरिंग प्रोजेक्ट है। ये मतलब क्लाइंट मेरे पास एक दफ़ा पहले भी था और सेफ पे, यार मुझे नाम भूल गया उसका, safepayai.com आई थिंक ऐसे ही कुछ था। तो ये बेसिकली रिकरिंग कस्टमर है। एक पहले भी हमने इसके लिए वेबसाइट बनाई थी, उसके बाद भी ये हमने उसके लिए सेकंड वेबसाइट बनाई है। तो एक तो इससे ये भी चीज़ है कि आप देखें कि अगर आप काम थोड़ा बेटर करते हैं, बेटर क्या कुछ भी नहीं है, डिज़ाइन भी उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने किया, हमने बस क्या किया कि उनके डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर दिया, छाप दिया, सिर्फ HTML CSS का वेबसाइट बना दी और कुछ भी नहीं। ये आप ट्यूटोरियल्स के लिए भी बनाते रहते हैं, आप सिंपल अपने काम के लिए भी बनाते रहते हैं। लेकिन इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम का। अब ये वेबसाइट आप भी बना तो लोगे, सही है, लेकिन उसमें छोटे मोटे इश्यूज़ होंगे, उसमें आपके लेआउट के इश्यूज़ होंगे, रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज़ होंगे, इस तरह के आप मसले करेंगे। उसकी वजह क्या है कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, आपको इसको बनाने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा चीता होगा तो वो एक दिन में बनाएगा। अब एक दिन जो हम फ्रीलांसर्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं 8 घंटे। सही है, वन डे का हमारे लिए मतलब होता है 8 आवर्स। तो मैं अगर आप में से एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई मिनिमम मुझे देखूंगा कि यार ये बंदा 8 आवर्स में करेगा, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बहुत बहुत स्लो है। इस तरह का जो सिंपल पेज है, कुछ भी नहीं है, कुछ टेक्स्ट है, कॉलम्स हैं, ये वो है, ये आपका मिनिमम 2.5 आवर्स या मैक्सिमम 3 आवर्स में हो जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो इसके बदले में जो आपके पास एक रिवॉर्ड आएगा वो भी इसी हिसाब से होगा। तो आपको 3 आवर्स इससे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। अब ये आपको खुद की प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है।
इस तरह का अगर आप एक भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो अब आप समझ लें कि ये जो डोमेन नेम है मैं इसको कहीं पे लिख के रख लूँगा। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम किसी को कोई काम पिच करूँगा तो मैं उनको वेबसाइट दिखाऊंगा कि ये मैंने एक्चुअली इस पर काम किया है और ये हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा जो सेकंड वेबसाइट इसी बंदे की हमने बनाई थी वो भी मेरे पास ऐसे ही सेव्ड है कि हमने ये भी वेबसाइट बनाई थी। हाँ सऊदी क्लाउड, तभी SA है ये सऊदी। तो ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही वेबसाइट है। ये वाला लोगो शायद आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला पेज ये हमने पहले भी किया था। कौन सा वाला? ये ज़्यादा अप्रूव हुआ है तो ये आपके पास थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब ये भी जो इसका ये वाला फीचर है, ये जो 3D कार्ड सा लग रहा है, अब ये बनाना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। ये शेडोज का प्ले है और कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिस लड़के ने ये बनाई है ना, उसने ये वाला काम एक और जगह पे किया है। इससे पहले ही एक वेबसाइट थी, उसके लिए उसने ये काम किया था। तो मैंने उसको कहा कि ये वाला जो पोर्शन है इसको छाप दो, तो उसको 15 मिनट भी नहीं लगे इसको इस तरह का इफेक्ट देने में। लेकिन जो अगला क्लाइंट था उसने देखा, उसने बोला यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अब उसको नहीं पता था कि ये वाला काम हम पहले से ही कर चुके थे। हमने तकरीबन पूरी CSS छापी है जो कि हमने पहली वेबसाइट पे यूज़ की थी। लेकिन ये एक्सपीरियंस है कि आप कंपोनेंट्स खुद बना के आपको पता लगे कि कैसे होता है। आप स्लाइडर्स बनाओ, आप इस जो कंपोनेंट आपके पास नॉर्मली यूज़ होते हैं वो आप करें तो आपको पता लगेगा। इसी तरीके से सेम जिस बंदे ने ये बनाई है उसने हमारी डिस्टर्ब की जो वेबसाइट है, जो मेरी कंपनी है, उसको भी रिवैम्प किया है। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला फीचर उसने वहाँ भी यूज़ किया हुआ है। तो वो बेसिकली उसने एक चीज़ सीख ली है, अब वो उसी चीज़ पे कैश कर रहा है, बार बार उसको यूज़ करके वो चीज़ बना रहा है। अब ये जो वेबसाइट है सिंपल, ये डिस्टर्ब की वेबसाइट है। अगर आप देखें तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब इधर इसने एक स्लाइडर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत एक वीडियो लगा दी है। अब ये कार्ड, ये वाला इफेक्ट देखें, ये सेम है जो उसने वहाँ यूज़ किया है, ये डिट्टो सेम है, इसका कोड भी सेम है। बस फर्क क्या है कि ये यहाँ पे इसने होवर इफेक्ट पे दिया हुआ है और वहाँ पे वो डायरेक्ट दिया हुआ है। अब ये एक्सपीरियंस पे है। अब पहली दफ़ा आप जब ये इफेक्ट बनाने जाएंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप सेकंड टाइम इसको बनाने जाएंगे आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये काम आप पहले कर चुके हैं। तो इस चीज़ को आप देखें, आप वेबसाइट्स को देखें, आप वेबसाइट्स जो आपके पास जिनका ख़ास तौर पे कोड अवेलेबल है, जिन वेबसाइट्स का कोड अवेलेबल है उनको देखें, उनको क्लोन करने की कोशिश करें। अगर कोई कंपोनेंट आपसे नहीं बनता, मैं क्यों कह रहा हूँ जिसका कोड अवेलेबल हो, कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट नहीं बन रहा, अब आप उसका कोड खोल के देखेंगे भाई यार उसने क्या किया था, उसने कैसे बनाया था, मुझसे क्यों नहीं बन रहा। लेकिन एक दफ़ा आपने वो उसका कोड देखा, फिर आपने बोला अच्छा ये तो काम ऐसे हुआ हुआ है, आपने फिर अपने पास उसको रेप्लिकेट कर दिया। लेकिन एक दफ़ा आपने कर लिया तो अब आपके पास उसका एक्सपीरियंस हो गया। अब आप जब वैसा काम आपके सामने आएगा, कोई आपको बोलेगा कि यार मुझे 3D कार्ड्स चाहिए, तो आप उसको बोलोगे 2 मिनट में लग जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप अपने पोर्टफोलियो बनाएं। अब जिस बंदे ने ये बनाई है उसको मैंने जब फाइनल आपका ये एक आपका क्लास ख़त्म हुई थी, कोर्स ख़त्म हुआ था, तो मैंने 5 वेबसाइट्स उनसे बनवाई थी फ्री में, ट्यूटोरियल्स के तौर पे। कि मैंने कहा था कि भाई कोई भी आप ट्यूटोरियल उठाओ, कोई भी वेबसाइट उठाओ जिसका आपका कोड अवेलेबल है वो भी उठाओ, लेकिन कोड खुद करो और वो मुझे 5 वेबसाइट सेंड करो। जिस बंदे ने वो 5 वेबसाइट्स मुझे भेजी थी उन बंदों को मैंने काम दिया बाद में। जो इसी बंदे की मैं बता रहा था आपको, ये वाला जो है, मुझे आई थिंक इसका डोमेन नेम याद नहीं है, तो इसी बंदे की जो जिस बंदे ने पहले बनाई थी वो दूसरा था, लेकिन उस लड़के ने भी मुझे वो 5 वेबसाइट्स भेजी थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि यार इसको अब इनफ एक्सपीरियंस है, मैं अगर इसको कोई काम दूंगा तो वो जल्दी कर लेगा। सारा मसला यहाँ पे टाइम का होता है। मुझे पता है कि आप सब भी इस वक्त इतने केपेबल हैं कि आप गूगल पे जाके देख के ऐसी वेबसाइट्स बना लें, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको दूंगा काम तो आप मुझे बोलोगे कि 2-3 दिन तो हों। अब एक सिंपल सा आपको मैंने वो क्रिप्टो वाला दिया हुआ है, तो अच्छे खासे बच्चों की चीखें निकली हैं, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी क्लाइंट का काम आता है ना तो फिर रिक्वायरमेंट सख्त आती है। अब जब हमने ये वाली वेबसाइट बनाई तो उसने एक पूरा एक PDF बना के दिया जिसमें 15 पॉइंट्स थे कि ये चेंज करो, ये करो, ये करो, ये करो। अब हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो चीज़ उसने मांगी है हमें वो करके देनी है। अब ये नहीं कह सकता सर ये तो हो ही नहीं रहा, इसको ऐसे कर लें,
अब वो क्लाइंट है, वो आपके मार्क्स नहीं देगा, वो उस चीज़ के पैसे दे रहा है, तो जो चीज़ वो बोलेगा हमें वो करके देनी है। तो अब मैं एक ऐसे बंदे को दूं जो मुझे पता है कि आगे चल के बोलेगा सर इसको मैंने, ये कार्ड का शेडो नहीं बन रहा था तो मैंने इस पर ना बॉर्डर लगा दिया है, तो काम तो चल रहा है ना, दिख तो रहा है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होता। तो जो क्लाइंट होता है फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसको नहीं पता कि भाई ये काम कैसे होता है। अगर कोई इम्पॉसिबल काम है तो आप उसको बोल देते हो कि भाई ये काम तो पॉसिबल है ही नहीं, बल्कि हम ये नहीं बोलते कि काम पॉसिबल नहीं है, हम फिर भी उसको बोलते हैं कि जो तुम्हारा बजट है उसमें पॉसिबल नहीं है। अगर बोलो तो मैं बजट बढ़ाता हूँ, फिर ये मैं काम कर लूँगा। तो 99% होता है कि वो बोला है नहीं नहीं बस सही है यार चला दे। बात समझ आ रही है? तो हमें उस पर रखना, लेकिन वो मुझे पता है कि वो किस तरह का काम होता है। वो है कि वो 3D एनिमेशन बनानी है, कोई 3D इफेक्ट बनाना है, ये बना दो वो बना दो। मैं बोलता हूँ भाई वो बंदा कहाँ से बनाएगा? तो उस केसेस में हम बोलते हैं कि भाई तुम हमें पैसे दो, हम और बढ़ा देंगे। मेरा क्या है, मैं लिंक्डइन से कोई और बंदा पकड़ लूँगा जो 3D में जिसने काम किया हुआ। बात समझ रहे हैं? लेकिन उसके लिए हम फिर उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये इस तरह का आपके जो वेबसाइट्स हैं इसकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके पास इनफ स्किल है इस वक्त। आपको HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप आता है, सही है। आपको ये स्पून फीडिंग वाली अभी भी बहुत बच्चों को यहाँ पे आदत है। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चला पा रहे हैं, आपको VS कोड का आइडिया है, आप एक वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे हैं, गिटहब पे उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई वीडियो देखें और उसमें से कोई प्रोडक्ट जनरेट करें। अब उसमें अगर कोई एक प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी तो उसको आप गूगल पे सर्च करें। अब आपने एक इफेक्ट बनाना नहीं सीखा तो आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे वो कैसे होता है। बात समझ आ रही है? तो ये खैर इसको दिखाने का मतलब ये था कि इसको थोड़ा सा आप देखें कि ये कैसे होता है। अब हम जरा वापस आते हैं अपने लेवल पे, सही है, अपने लेवल पे वापस आते हैं भाई। क्या? बिल्कुल था। वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो ना बताने की क्या वजह है। अच्छा, यहाँ पे जो आप प्राइसिंग वगैरह का फैक्टर होता है, जो फ्रीलांसिंग में भी फैक्टर होता है, हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपसे कोई $20 में भी बनवा लेगा, ये सेम वेबसाइट आपसे कोई $50 में भी बनवा लेगा, आपसे कोई $100 में भी बनवा लेगा, आपसे कोई $200 में भी बनवाएगा, आपसे कोई $300 में भी बनवाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ पे, आपकी प्रोफाइल पे और आपके क्लाइंट पे, सही है। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होता है। हो सकता है कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उसके आपको मिल रहे हैं $20। भले आप खुद फाइवर पे हैं, खुद कहाँ पर हैं, लेकिन उसके वेरिएबल्स हैं। अब जैसे फाइवर एक सस्ता मार्केट है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। अब अगर आपके पास फाइवर पे है और आपको सिंगल पेज आपके साथ वेबसाइट मांगता है, तो वहाँ पे थोड़े चिंदी चोर आते हैं, सही है। उनको पता है, क्योंकि वो आई फाइवर पे इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको चिंदी चोर वाला काम करवाना है, यानी सस्ते में काम करवाना है। तो हो सकता है वो आपको $20 दे, लेकिन अपवर्क पे हो सकता है कि आपको उसी काम के वो $100 दे, क्योंकि अपवर्क थोड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन अब उस पर देखा जाएगा कि आपकी प्रोफाइल की रेटिंग क्या है। अगर आप बिल्कुल ही बिलो $1000 हैं, तो बिलो $1000 जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूबीज, बिगनर्स कहलाते हैं। अब वो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है तो वो आप पे एहसान कर रहा है, सही है, क्योंकि वो आपको एक रिव्यू देगा, तो उस पर वो हो सकता है आपको $70 दे, हालांकि वो $100 का प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास एक सर्टेन लेवल है तो उस लेवल के हिसाब से आपको चार्ज भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका कोई रिकरेंट क्लाइंट है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत कंपनसेशन देना होता है कि यार तुम मेरे पास दोबारा काम लेकर आए हो, तो ठीक है, मैं नॉर्मली तुमसे इतने चार्ज करता, इस पर मैं तुम्हें इतना डिस्काउंट दे देता हूँ। ताकि हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे पास एक दफ़ा, क्योंकि हमें पता लग गया कि वो एक रिकरिंग क्लाइंट है, यानी कि उसका फर्स्ट टाइम हमारा काम उसको इतना अच्छा लगा कि वो दोबारा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको
वो इस तरीके से मतलब ट्रीट करें कि हम बोलेंगे उसको दोबारा जब भी कोई काम हो तो वो सबसे पहले हमें याद करें। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइसिंग, अब प्राइसिंग पे जहाँ पे तोड़ना होता है क्लाइंट को, ये भी एक स्किल है। अब ये आपको आती है थोड़े बहुत आपको प्रोजेक्ट्स करने के बाद, जब आपको क्लाइंट की साइकी समझ आती है। वही वाली बात है कि अब आपको $200 का प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया है कि यार ये क्लाइंट $280 देगा, तो आप रिस्क लेते हो ये, क्योंकि अब क्या हो सकता है कि उसके पास $220 की ऑलरेडी ऑफर हो। अब आपने बोल दिया 280, वैसे तो आप 200 में भी बहुत खुश हो, सही है। 200 कितने आजकल बहुत महंगा है, डॉलर कितने का चल रहा था, 270। अगर 250 भी लगा लो, सारे टैक्सेस वैक्सेस काट के आपके पास 250 में मिल रहा है, तो $200 का क्या मतलब है, कितने हैं मेरे ख्याल से 50,000 बनते हैं, 27,500 टैक्सेस वैक्सेस काट के सोच लो कि $200 आपको 50,000 दे रहा है। अब $200 आपको 50,000 दे रहा है। अब 50,000 का मतलब है कि आप फिर भी चाह रहे हो यार इसको मैं थोड़ा सा आगे तोड़ूं, तो 280 अगर आप उसको बोल रहे हो ना, तो आपको जिगरा रखना होता है, क्योंकि वो बोल सकता है यार, वो बोलता है कि आई एम सॉरी योर रेट इज टू हाई, आई हैव ऑलरेडी एन ऑफर ऑफ 220, सो आई विल गो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यार झूठ भी बोल सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है वो सच भी बोल रहा। अगर उसने उसका सच हुआ, मतलब क्लाइंट गया, अब आप उसको बोलोगे नहीं नहीं मैं तुम्हारा 210 में भी कर दूंगा, अब फिर तो तुमने जबान खराब कर दी, सही है ना। वो बोलेगा यार तुम बड़े टोबीबाज आदमी हो, सही है। तो ये मसला होता है। तो यहाँ पे फिर आपकी खुद की स्किल है कि आप खुद पे एक तो कितना कॉन्फिडेंट हो कि ये बंदा आपके पास ही मुड़ के आएगा, और दूसरा आपकी ये भी जजमेंट कि भाई वाकई ही इस काम की वैल्यू 280 है, यानी कि जो उसके दूसरे जो फ्रीलांसर्स हैं उसने वाकई ही इतना ही बोला होगा। ये थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। शुरू शुरू में आप खुद भी बहुत लुटोगे, मतलब एक काम होगा फर्ज करो $400 का, आप बेचारे कर रहे होगे $40 में, क्योंकि आपको पता नहीं है, बस आप बोल रहे हो यार $40 भी आ रहे हैं ना, शुक्र शुक्र करो शुक्र करो। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो अब इसमें सारा ये प्रोसेस है कि क्या प्रोफाइल वैल्यू है, मैंने उस क्लाइंट को पहले कितने में तोड़ा था, अब सेकंड टाइम मैंने उसको क्या रिस्क लिया होगा मैंने इस पर, तो ये डिपेंड करता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सेम काम अगर आपकी प्रोफाइल पे आए तो आप भी उतना ही चार्ज करो जितना मैं कर रहा हूँ, या हो सकता है कि एक आपके पास क्लाइंट आ रहा है, आप सेम काम के मुझसे ज़्यादा चार्ज कर दो। ये सारा डिपेंड करता है, थोड़ा इसमें लक फैक्टर है कि एक क्लाइंट है, आपको पता लग गया यार ये क्लाइंट के पास ना पैसा बहुत है। अब वो कैसे पता लगता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं उन्होंने $5,000 खर्च किए हुए होते हैं, अब कुछ क्लाइंट होते हैं वो सीख गए होते हैं कि इसको फ्रीलांसर्स को कैसे तोड़ना है, कुछ वो क्लाइंट होते हैं वो वाकई अमीर होते हैं, तो उन्होंने $5,000 यूज़ किए हुए होते हैं, उनके लिए फिर ये $200-300 कोई मसला ही नहीं होता। तो वो आप उनकी बात करने के अंदाज से समझ जाते हो कि ये किस तरह का बंदा है। हाँ, कुछ वो बायर रिक्वेस्ट जो होती है, तो ये डिफरेंट आपके पास सिनारियोज हैं। तो प्राइसिंग में ये सारी गेम है, इतना सिंपल नहीं है कि आपने आए आपको $200 किसी ने दिए और आपने काम शुरू कर दिया, इतना आसान नहीं है, उसके अंदर पूरा प्रोसेस है। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप उसको समझें, आप खुद उसको फेस करें, तो आप इंशाल्लाह एक पोजीशन पे आ जाएंगे कि आप खुद आगे से बोलेंगे कि मैं इस काम के इतने नहीं इतने लूँगा। अब क्योंकि मेरे खुद के जो बॉस हैं उनकी खुद की अपवर्क की प्रोफाइल है, अब उस अपवर्क की प्रोफाइल पे उनके अच्छे खासे अर्निंग है, तो अभी वो मुझे कह रहे थे कि मैं उनकी प्रोफाइल से भी प्रपोजल्स भेजूं, यानी कि क्लाइंट पकड़ूं। तो अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना बनाया हुआ है कि उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ बोला कि भाई ये 500 700 800 वाले प्रोजेक्ट उठाओ ही नहीं, सही है, 1000 2000 3000 वाले उठाओ। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी ख़ुद की प्रोफाइल पे। तो हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है और जितना उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन सबसे बेटर ये है कि आप अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, अपनी ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट्स बनाना शुरू करें। मार्केटिंग आपके ख़ुद के हाथ में होती है, सही है। लिंक्डइन पे मैंने बताया था कि आपने प्रोफाइल्स बनानी है, आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो बना भी चुके हैं, मेरे पास कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। अब वो एक बात फील कर रहे होंगे कि जब वो जैसे जैसे उनके कनेक्शंस बढ़ते हैं तो उनकी सजेशंस बहुत अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, किसी का CEO आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, फिर आप अपनी मार्केटिंग खुद करते हो, आप पोस्ट करो कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, तो अब आपके पास जितने कनेक्शंस हैं आप उनकी वॉल पे फ्री पे पहुंच गए,
लोग ऐसे करते हैं। अब मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं है, फिर भी मैं व्हाट्सएप उनका बेचारों का देख भी नहीं रहा हूँ, वो फिर भी बेचारे मुझे वो वेबसाइट की लिंक भेजते रहते थे कि ये हमने वेबसाइट बना ली है सर, ये वेबसाइट बना ली है। तो ये मार्केटिंग आपके खुद के हाथ में होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिंक्डइन से भी काम उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक से भी काम उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रैगलिस्ट एक वेबसाइट है वहाँ से भी काम उठाते हैं। तो सबका अपना एक लक है, लेकिन इस पर मेहनत आप कितनी करते हैं ये आपके ऊपर है। फाइवर की प्रोफाइल कुछ लोग होते हैं बना के बैठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उसके पीछे अग्रेसिवली काम करते हैं, पहले एक दो झूठा ऑर्डर उठवाते हैं, उसके बाद उसको फेसबुक के थ्रू उसके लाइक्स बढ़वाते हैं। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ये अब आप दिमाग में रखें। उसी तरीके से जब आप पहला स्टेप आपका फाइवर होता है, सेकंड फिर आप किस पे आते हो, अपवर्क पे। तो अपवर्क फिर आपके पास प्रोफेशनल हो जाता है। फिर आप अपवर्क की अगर लीग में आ गए तो फिर आप एक अलग दुनिया में हो। फिर आपको 1-1.5-2 साल लगता है एक सर्टेन माइलस्टोन निकालने में, फिर आप टॉप रेटेड बनते हो। टॉप रेटेड के बाद टॉप रेटेड प्लस होता है, अब आप प्लस पे पहुंच गए, अब आपने एजेंसी बना ली, आप एजेंसी बनाते हो, एजेंसी को बहुत बड़ा करते हो, फिर आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस बन जाता है। तो हर चीज़ की स्टेजेस हैं, लेकिन उस स्टेज को आप जितना जल्दी शुरू करते हैं ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो मैं देखता हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं अपनी, उनमें काम कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि भाई मुझे पता लग रहा होता है कि भाई ये बंदे जो है ना ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे, भले मैं कोई उनकी हेल्प ना करूँ, वो अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और कुछ बच्चे मुझे पता है कि वो यहाँ पे जैसे नहीं वो एक न्यूप्लेक्स पे बंदा फिल्म देखने जाता है, सही पॉपकॉर्न खा के फिल्म देख के वापस आ जाता है, तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे ही हैं। तो आ रहे हैं फिल्म देख रहे हैं, वो भी फिल्म बड़ी बकवास सी फिल्म है, ब्लैंक होता है कभी कुछ होता है, तो वो वापस चले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो आपके पास रियल टाइम ये आप लकी हैं कि आपको ये मेरे सामने आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। जब हम थे तो हमारे पास ये नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि भाई फाइवर पे क्या करना है, अपवर्क पे क्या करना है। अभी तो आप ये नाम सुन के नाम ही पक गए हो, आपको याद हो गया यार ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आपको ये भी पता है कि थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस काम का कितना चार्ज होता है। तो आपके पास अभी से ही जीरो से ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपको गिटहब का पता है, आपको फायरबेस का पता है, नेटलिफाई का पता है। ये जब हम लोग वेब डेवलपर बने थे, फुल स्टैक डेवलपर, हम बाहर आके निकल के बोल रहे थे सर्टिफिकेट लेके कि भाई हमें तो सब आता है। लेकिन जब हम मार्केट में उतरे तो सबने बोला भाई साइड में हो जाओ। तो हमें पता लगा यार हमें तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमें ना गिटहब आती थी, ना फायरबेस आता था, ना हमें नेटलिफाई आता था। हमें ये नहीं पता था ये वेबसाइट चलो बना तो ली, अब इसको डिप्लॉय कहाँ करें। हमें ये नहीं पता था कि ये डोमेन नेम जो है ये इसके साथ लगता कैसे है। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें अब आपको आती हैं, तो आप एक लीग में बहुत आगे हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत आगे हैं। तो इसको थोड़ा आप सीरियसली लें और इसको आप यूज़ करें अपने पास। सबसे पहले है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना वाकई बड़ा मुश्किल होता है जब आपको पता हो इसका कोई आउटकम नहीं है। जब पता हो कि इसके $200 मिल रहे हो ना, फिर देखो कैसे काम होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अब वो भी आपके ऊपर है। आप फाइवर पे कोई प्रोफाइल बनाएं। अब फाइवर पे सब बोलेंगे यार वो बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है सर, इतने हज़ारों आप लिखें वेबसाइट डेवलपमेंट, 30,000 आपके पास वो आ जाती हैं, लिस्टिंग्स आ जाती हैं। अब 30,000 में से मेरे को कौन खरीदेगा, ये तो मतलब वो बात हो गई ना कि देखेगा ही नहीं मेरा नाम। तो अब प्रॉब्लम है कि फिर उस पर भी आपको मेहनत करनी है। आप कोई ऐसा कीवर्ड ढूंढें जो यूनिक हो। जैसे आपने ढूंढ लिया क्रिप्टो डैशबोर्ड्स, सही है, आपने एक गिग बना ली क्रिप्टो डैशबोर्ड के नाम से। आप क्या करते हो, क्रिप्टो से रिलेटेड वेबसाइट है, क्रिप्टो से रिलेटेड डैशबोर्ड है, हम बनाएंगे, सही है। आप लिख लेते हैं फाइनेंस डैशबोर्ड। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डैशबोर्ड्स हैं, जो भी सर्च करेगा फाइनेंस डैशबोर्ड, उसमें से फिर आपका उसको आगे आगे दिखेगा। तो ये एक माइक्रो निशेस है। तो फाइवर पे आप खेलते ही माइक्रो निशेस पे हो, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 900 से 1500 के बीच में आपके पास वो हो लिस्टिंग्स हो। और 900 से 1500 में से 90% लोग जो होते हैं वो डिसेबल्ड होते हैं, मतलब कि वो यूज़ नहीं करते। 10% जो होते हैं वो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो उन 10% में अपना नाम बनाना फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 1-2 अपने जाली ऑर्डर्स लगवा लें, आपके पास 5 स्टार आ जाएगा, आप पहले पेज पे आ जाओगे 2 दिन में। अब आप पहले पेज पे आ गए हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 80% है कि आपको एक ना एक क्लाइंट तो असल मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिल जाएगा। मेरे ऑफिस में एक लड़का बैठता है, उसने मेरे सामने एक बनाई, उसका पहला ऑर्डर मैंने ही उसको दिया
सही है, उसने पैसे तो वापस किए बाद में, साइड सी बात है, सही है। तो वो एक घूम के उसने बोला कि भाई बस मुझे आप ऑर्डर कर दें, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, 5 स्टार भी दे दिए उसको, सही है। उसका रिव्यू इस तरीके से लिखा कि लग रहा हो कि भाई मैं इसको नहीं जानता, तो उसका लेकिन 5 स्टार बने। उस बंदे ने 3 महीने में $400 कमा लिया, बिल्कुल नई नई फाइवर की प्रोफाइल। अब वो उसने लेटेस्ट $500 का एक प्रोजेक्ट उठाया है लॉन्ग टर्म फाइवर से ही। तो स्टार्ट आप करेंगे ना तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक दफ़ा आप स्टार्ट हो गए, फिर अब आपके पास एक पूरी एक प्रोफाइल बन जाती है, एक लेगेसी बन जाती है, आपकी स्टोरी बन जाती है, आप आगे काम करते रहते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होगी। आप बोलोगे यार मेरे में से कौन खरीदेगा, मेरा क्यों नाम आएगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप थोड़ा स्टार्ट तो लें, आप थोड़ी प्रैक्टिस तो करें। अभी मुझे पता है मैं आप लोगों में से किसी को भी काम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, और आप लोग के लेआउट में इश्यूज़ होंगे, कुछ इश्यूज़ होंगे, क्योंकि क्लाइंट के लिए तो वो मैं बना रहा हूँ ना। तो अब मेरी प्रोफाइल की जो रेटिंग है उसके हिसाब से मैं उसको ऐसा काम दूँ जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस में इशू हो, तो इसका मतलब है नाम तो मेरा ख़राब हुआ। वो मेरे रिव्यू में लिख दे भाई इसकी प्रोफाइल पे ये इतने रिव्यूज़ हैं, और लेकिन इसने जो मुझे वेबसाइट बना के दी उसमें तो रिस्पॉन्सिव का इशू था, तो मेरा तो सत्यानाश हो गया। तो मैं तो उसी बंदे पे ट्रस्ट करूँगा जो मुझे पता है कि इसका थोड़ा काम बेटर है, उसने मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए हुए। सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिर आप अगर 5-6 वेबसाइट आप बना लेते हैं, आप किसी भी फ्रीलांसर को भेज दें, वो आपको ज़रूर याद करेगा, क्योंकि बिजनेस है। अगर मैं आपको 15-20 हज़ार रुपये दे रहा हूँ और मैं 50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो इसमें मेरे लिए तो कुछ भी बुरा नहीं है ना, मुझे तो बैठे बैठे पैसे मिले ना। तो इसी तरीके से आप अपने आसपास देखेंगे कौन कौन से प्रोग्रामर्स हैं, कौन कौन से फ्रीलांसर्स हैं, उनको वेबसाइट्स आप बना के भेजें। भले वो आपका मैसेज पढ़े ना, भले वो आपको जवाब में गालियाँ दे कि भाई तू कर क्या रहा है, मैंने तो उससे मांगा, तो उसको फिर भी भेजो यार ये आज मैंने ये वेबसाइट बनाई, आज मैंने ये वेबसाइट बनाई, ताकि वो एक दो खोल के देख लेगा। जब उसको अगर आपसे रिलेटेड काम कोई मिल गया तो हो सकता है आपको वो बुला ले कि यार ये कर लो। तो जब आपके पास एक प्रोफेशनल लेवल का कोई एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आपको फ्रीलांसर्स भी बुलाते हैं, आप वही वेबसाइट आप खुशफहमी से लगाते हो कि भाई ये मैंने बनाई है, फाइवर पे बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन पे लिखते हो कि भाई ये वेबसाइट मैंने बनाई है और ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, ये आप देखो जाके डोमेन पे लगी हुई है, सही है, ये बिज़नेस है पूरा, ये चल रहा है। तो अगला जो क्लाइंट है फिर वो भी आपको सीरियस लेता है कि हाँ यार इसने तो एक प्रोफेशनल काम किया हुआ है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत मार्केट में इन तो हो। अगर आप आओगे वही वाली बात है कि आप मूवी देखोगे चले जाओगे तो काम नहीं बनेगा। वैसे वो आप ही का अपना मसला है, क्योंकि अगर आप कमाओगे तो मैं थोड़ी कमाऊँगा। हाँ अगर मैं काम दे रहा हूँ तो लाजमी सी बात है मैं ज़रूर कमाऊँगा। क्योंकि सीधी बात है बिजनेस है, मैं सैलानी वेलफेयर तो चला नहीं रहा हूँ। रख दी है, पता नहीं यार हमारे टाइम पे नहीं थी। खैर तो इसको ज़रा अब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक और API यूज़ कर लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट। आज की क्लास मोस्टली एक रिवीजन हुआ है, तो एक हाँ बस अभी ख़त्म करते हैं। तो हमने एक API यूज़ की गिटहब वालों की, दूसरी API यूज़ कर लेते हैं हम लोग CoinGecko की, जो कि बेसिकली आपका असाइनमेंट भी है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा करना नहीं चाह रहा, हम बस आपको दिखा देंगे ये कैसे हो रहा है। भाई तुम कोई तार वार तो नहीं खींच रहे? ये वाकई ये मेरी क्लास में क्यों होता है? अच्छा ये हमारे पास लिंक है, तो मैं आपको अपना भी तरीका बता रहा हूँ कि जो मैं खुद कोई API पे काम, इसको बेसिकली हम लोग API इंटीग्रेशन का नाम देते हैं, और ये भी एक पूरा काम है। हालांकि कितना आसान काम है कि एक API की URL है उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन जो गोरा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप एक API इस्तेमाल कर रहे हैं। सीरियसली मेरे पास एक बंदा आया मुझे कह रहा है कि विल यू बी एबल टू यूज़ इट। मैं कह रहा हूँ भाई मैं API बनाता हूँ तो मैं उसको यूज़ क्यों नहीं करूँगा, सही है। तो वो उसको यकीन नहीं आ रहा था, वो पता नहीं ऐसे बोल रहा है कि ये तुम तो पाइथन डेवलपर हो, ये तुमने पहले भी यूज़ नहीं की तो तुम्हें कैसे आएगी। मैंने कहा भाई तुम दो तो सही, हम तुम्हें करके दिखाते हैं काम। तो प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए बहुत बड़ा काम है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले URL को क्रोम पे खोलते हैं, तो इस तरह का कचरा आता है, ठीक है। इस कचरे को फिर आप
या तो आप क्रोम पे ही एक्सटेंशन खोलो, लेकिन मुझे क्रोम की एक्सटेंशन कुछ खास पसंद नहीं है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ किस पे, फायरफॉक्स पे। फायरफॉक्स का अपना एक नेटिव जेसन पार्सर है, वो इसको बहुत खूबसूरती के साथ सही है।